हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और रिसर्च एप्टीट्यूड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च और उसमें हमने अपने पूरे 6 स्टेप्स को अच्छे से कवर कर लिया है। और अभी हमारा चल रहा है स्टेप नंबर 7, जिसमें आता है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बेसिक जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया है और आज की क्लास में मैं आपको सैम्पलिंग के कुछ और फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, आज का क्लास और कल का क्लास, 2 क्लास हमारे चलेंगे और सैम्पलिंग के फिर हमारा हो जाएगा सैम्पलिंग कंप्लीट। फिर हम अपने आएंगे स्टेप नंबर 8 पे। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने क्लास को लेकर के चल रहे हैं। बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट तभी क्लियर होगा, इनफैक्ट जेआरएफ आपको साथ साथ में क्लियर करना है, वो तभी क्लियर होगा जब आपको किसी भी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। और डीप अंडरस्टैंडिंग आप बनाओगे तभी तो आप कॉलेज में पढ़ाओगे या फिर रिसर्च करोगे। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा आपका एक ऐसा एरिया है अपना कैरियर बनाने का, जिसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वरना अदर एग्जाम्स में तो आप बस बेसिक फैक्ट्स भी पढ़ते हो तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका बेसिक फैक्ट्स पढ़ने से नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को पूरे इन डेप्थ में पढ़ना होगा, तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है, वरना यहाँ पर आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है, बात कर रहे हैं हम सैम्पलिंग की। तो आज हम कुछ कुछ नए नए फैक्ट्स जानेंगे, किसके बारे में, सैम्पलिंग के बारे में। चलिए, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? हमने जैसे कि रिसर्च डिजाइन में क्या किया था, एक फ्रेम को देखा था, एक फ्रेमवर्क हमने बनाया था रिसर्च डिजाइन में। तो फ्रेम हमारा एक ऐसा ही होता है, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को लिस्ट आउट करना, प्लान करना। ठीक है, किसी भी चीज को उस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में करना, वो हमारा होता है फ्रेम। अब रिसर्चर क्या करना चाहता है? रिसर्चर सैम्पलिंग में क्या करना चाहता है? ये जो आपका इंटायर पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन, ये जो आपका इंटायर पॉपुलेशन था, इसको वो स्टडी करना चाहता है। अपनी हाइपोथेसिस को जनरलाइजेशन करने के लिए वो क्या करना चाहता है, इसको स्टडी करना चाहता है, क्योंकि जब तक वो उसको स्टडी नहीं करेगा तब तक उसको डेटा नहीं मिलेंगे। तो वो क्या करना चाहता है, इसको स्टडी करना चाहता है। अब सभी पॉपुलेशन को, सपोज दैट 10 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सभी को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्चर क्या करता है, इसमें से कुछ को क्या करता है, एज अ सैंपल लेता है। ठीक है, अब इस सैंपल में अब क्या होता है कि इस इंटायर पॉपुलेशन का जो भी चीज रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, इस पूरे पॉपुलेशन में जो भी चीज रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, सपोज दैट इस 10 करोड़ में से, या फिर मान लीजिए 1 लाख, इस 1 लाख में से हमने 10,000 को एज ए सैंपल ले लिया। अब इसमें से जो वो स्टडी करना चाहता है, इस 10,000 में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज को स्टडी करना चाहता है रिसर्चर, और हम क्या करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि रिसर्चर इसके बारे में क्या स्टडी करना चाहता है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। एक हमने क्या किया, एक हमने लिस्ट बना लिया, और यही जो हमारा लिस्ट होता है, इसे हम कहते हैं सैंपल फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम। इसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, यही हमारा होता है सैम्पलिंग फ्रेम। यानी इंटायर पॉपुलेशन में से रिसर्चर जो भी चीज को स्टडी करना चाहता है, उसका एक लिस्ट आउट जब बनाया जाता है, तो वो लिस्ट आउट जो होता है वो होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब इसमें जो होता है, ये जो इंटायर पॉपुलेशन है, ये हमारा जनरल फैक्ट हो गया, और ये जो सैम्पलिंग फ्रेम है, ये हमारा स्पेसिफिक हो गया। यानी यानी अगर मैं आपको वो खीर वाला एग्जांपल देती हूं, इस खीर में हमें पूरे खीर को चेक करना है कि क्या ये मीठी है या नहीं है।
तो हमने क्या किया, हमने 1 चम्मच खीर को ले लिया। अब ये 1 चम्मच खीर क्या है, एक तरह से एक लिस्ट है। इससे हमने एक लिस्ट तैयार कर ली कि खीर मीठी है, खीर कच्ची है, खीर कैसी है, हमने एक लिस्ट तैयार कर ली और इस लिस्ट के बेसिस पर हमारा जो है वो पूरा खीर जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये लिस्ट हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया और ये पूरा खीर जो हमारा हो गया वो हमारा जनरल हो गया। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो इंटायर यूजीसी नेट आपका जनरल हो गया और ठीक है, मतलब यूजीसी नेट को पूरा कंप्लीट करना है वो आपका जनरल हो गया। और सिलेबस क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, अगर हम सिलेबस को कर ले तो हमारा इंटायर यूजीसी नेट हो जाएगा। तो सिलेबस हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सैम्पलिंग फ्रेम को समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये जो है वो पॉइंट्स में मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये अलग अलग फैक्ट्स है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग स्पेस क्या होता है। सैम्पलिंग स्पेस, सैम्पलिंग स्पेस क्या होता है, देखिए एक रिसर्चर क्या करता है, एक रिसर्चर रिसर्च करता है, एक रिसर्चर किसी भी चीज में क्या करता है, रिसर्च करता है, यानी कि वो क्या करता है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा, जब आप किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आउटकम्स आएगा, कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट का जो सेट होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे ही हम कहते हैं सैम्पलिंग स्पेस। ठीक है, इसमें एक रिसर्चर क्या करता है, एक रिसर्चर इसमें एक्सपेरिमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या होता है, रिजल्ट। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रिजल्ट आता है या फिर आउटकम्स आते हैं। इस आउटकम्स का, इन सारे आउटकम्स का एक सेट होता है या फिर ग्रुप होता है कि कितने सारे आउटकम्स आए हैं, और इन्हीं ग्रुप को हम कहते हैं सैम्पलिंग स्पेस। सैम्पलिंग स्पेस, और इस सैम्पलिंग स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, यही हमारा होता है सैम्पलिंग स्पेस, यानी कि एक रिसर्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट को लाया, उस रिजल्ट का जो ग्रुप होता है, जो सेट होता है, वो हमारा होता है सैम्पलिंग स्पेस, और सैम्पलिंग स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। चलिए, तो यहाँ पर आपका सैम्पलिंग फ्रेम भी हो गया और यहाँ पर आपका सैम्पलिंग स्पेस भी हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। हम्म, हम्म। सैम्पलिंग एरर। अब ये सैम्पलिंग एरर क्या होता है, हमने 1 लाख पॉपुलेशन में से हमने 10,000 सैंपल्स को ले लिया, या हमने 1 कटोरी खीर में से हमने 1 चम्मच खीर को ले लिया, वो क्या होता है, हमारा सैंपल। अब अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सैंपल जो है वो गलत भी तो हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था डिसएडवांटेज में। ठीक है, कभी कभी सैंपल क्या होते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सपोज दैट हमने 1 लाख लोगों में 1 लाख लोगों में हमने 10,000 सैंपल की हमें जरूरत है, लेकिन हमें ये 10,000 सैंपल नहीं मिल पाई, हमें सिर्फ 3,000 सैंपल ही मिल पाई। ठीक है, अब ये 3,000 सैंपल जो है, क्या वो इसे रिप्रेजेंट करेगा? अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, पर अब आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 कटोरी खीर है। ठीक है, ये कटोरी नहीं बन गया, ये मुझे लगता है कुछ और ही बन गया। ये 1 कटोरी खीर है, अब ये कटोरी है, अब कुछ और नहीं है। ठीक है, ये 1 कटोरी खीर है, और इस 1 कटोरी खीर में सपोज दैट आप चम्मच लेकर के गए एज अ सैंपल लेने के लिए, और आपके चम्मच में सिर्फ 2 दाना ही चावल का आया। खीर पे जो चावल होता है, बस उसका 2 दाना ही आपके चम्मच में आया।
अब आप उस 2 दाना को जब टेस्ट करोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। कभी ट्राई करके देखना, कभी आप घर पे चावल ही बनाना और चावल पका है कि नहीं, आप बस 2 दाना को टेस्ट करके देखना, या फिर दाल अगर आप बना रही हो तो बस उँगली डुबाना और ऐसे टेस्ट करके देखना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा उसका टेस्ट है। तो ये 2 दाना को खाने से ये एंटायर खीर का टेस्ट समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही दाने थी एज अ सैंपल, तो हमने उसी पर क्या किया, रिजल्ट कैलकुलेट किया। अब जब हमें इसका ही पता नहीं है, जब हम सैंपल की ही श्योरिटी हमारे पास नहीं है कि वो कैसा है, और उसके बाद भी हमने इंटायर खीर को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल भी यहाँ पर क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। जब हमें पता ही नहीं है तो हम तो गलत ही रिजल्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा सैंपल भी गलत हो गया और हमारा रिजल्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। वही होता है सैंपलिंग एरर, यानी कि जिसमें सैंपल्स के एरर के बेसिस पर पूरा जो इंटायर रिजल्ट आ रहा है वो हमारा गलत आ रहा है, वो हमारा होता है सैंपलिंग एरर। यहाँ पर भी वही चीज हुआ, हमें चाहिए था 10,000 पॉपुलेशन, लेकिन हमें मिले सिर्फ 3,000 पॉपुलेशन। अब हम इस 3,000 पे ये 1 लाख को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे सैंपलिंग एरर। जहां पर क्या होता है, जहां पर जितनी हमें सैंपल की जरूरत होती है उतनी सैंपल जब हमें नहीं मिल पाती है, तो वैसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग एरर। क्योंकि वहां पर सैंपल एरर हो जाता है, और जब सैंपल एरर होगा तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, मार्जिनल एरर, या फिर इसे हम कॉन्फिडेंट एरर भी कहते हैं। कॉन्फिडेंट एरर, ये कॉन्फिडेंट एरर या मार्जिनल एरर क्या होता है, देखिए कोई भी सैंपल जो होता है ना वो अपने आप में 100% सही नहीं होता। कोई भी सैंपल, ठीक है, मैं सिर्फ एरर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सैंपल अपने आप में 100% सही नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है, क्योंकि रिसर्च जो होता है ना वो एक एजम्पशन के बेसिस पे होता है। तो जब आप एजम्पशन करोगे ना तो वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी जो आपका सैंपल होता है वो 100% सही नहीं होता है। अब अब एक रिसर्चर जो है वो डिसाइड करता है कि सैंपल कितना परसेंट तक गलत चल सकता है, और कितना परसेंट ज्यादा गलत हो जाने पर वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गलत हो गया तो वो तो हमारा क्या आ गया, सैंपलिंग एरर हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन जब रिसर्चर ने डिसाइड कर लिया कि चलो इसका 5% तक अगर गलत है तो चल सकता है, तो हमने क्या किया, रिसर्चर ने क्या किया, एक मार्जिन सेट कर लिया। रिसर्चर ने क्या किया, एक मार्जिन सेट कर लिया कि 5% तक अगर सैंपल में गलत हो तो चल सकता है। ये क्या हो गया, मार्जिन को रिसर्चर ने क्या किया, सेट कर लिया। और जब इस तरह का एरर होता है तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल एरर। और मार्जिनल एरर के बेसिस पर रिसर्चर अपना रिसर्च कर सकता है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, मार्जिनल के बेसिस पर रिसर्च क्या कर सकता है, रिसर्चर अपना रिसर्च को कर सकता है, क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि 5% तक एरर चल सकता है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा हो जाए, 6%, 10%, 50% अगर ज्यादा हो जाए, तब ये क्या होगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये मार्जिन जो उसने सेट किया था उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तब ये क्या होगा, नहीं चलेगा। मार्जिनल एरर को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट एरर भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल एरर। अब हम बात करते हैं आगे, इसे इसे ही रफ कर देती हूँ, ये खीर को रफ कर देती हूँ मैं, और थोड़ा सा इधर भी रफ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 5% को कर देती हूँ छोटा सा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, नॉन सैम्पलिंग एरर।
अब ये नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि सैंपल्स में गलत हो रहे थे। अभी क्या होगा? अब मान लीजिए हमारा सैंपल तो बिल्कुल सही है। हमने ये 1 लाख में हमें ये जो 10,000 मिले, ये 3,000 को भी मैं हटा देती हूँ। 3,000 वाला हमारा हमने समझ लिया है क्या है। अब ये 1 लाख में से हमने 10,000 को एज अ सैंपल लिया। अब ये सैंपल तो हमारा बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हमने इस सैंपल में से जो हमने डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो हमने मेथड को यूज किया, वो मेथड हमारा गलत है। सैंपल बिल्कुल सही है, लेकिन हमने जो मेथड को यूज किया, वो मेथड ही हमारा क्या है? गलत है। और उस गलत मेथड के बेसिस पर हमने रिजल्ट को गलत कैलकुलेट कर दिया। तो वहां पर हमारा क्या होता है? नॉन सैंपलिंग एरर। मतलब यहाँ पर सैंपल में एरर नहीं है, यहाँ पर हमारे मेथड में एरर है। तो वैसे सिचुएशन में हम कहेंगे नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है, अब मेथड हो गया। अब ये 10,000 में हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा ऐसा, अच्छा ये जो है इसमें ऐसा है तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। हमारा ऑब्जर्वेशन ही गलत है, हमारा मेथड गलत है, हमारा मेथड गलत है, हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है अबाउट सैम्पलिंग। हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन करने का तरीका ही गलत है। सैम्पलिंग सही है पर हमने जो ऑब्जर्व किया वो गलत है। तो क्या होगा? यहाँ पर भी नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। अब ये जो हमने 10,000 सैंपल्स को लिया था इनसे डेटा कलेक्शन के लिए, अब वो जो पॉपुलेशन है, ये जो 10,000 पॉपुलेशन है, ये तो बिल्कुल सही है जो पूरे 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब उसने रिस्पॉन्स ही आपको गलत दे दिया, उसने आपको जवाब ही गलत दे दिया। तो क्या होगा? नॉन सैम्पलिंग एरर। सैंपल बिल्कुल सही है पर उनका रिस्पॉन्स गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी कि रिस्पॉन्स गलत आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन सैम्पलिंग एरर। तो इस टाइप के एरर को, जिसमें सैंपल आपका बिल्कुल सही हो लेकिन गलत तरीके से जब आप उसको रिजल्ट निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अब डेटा भी मान लो हमने सही सही कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब उसको एनालाइज हम करेंगे तो मान लो हम कुछ गलती कर रहे हो एनालाइज करने में, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो होता है वो हमने सैंपल्स के कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में जाना। जैसे कि हमने सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है वो जाना, सैम्पलिंग स्पेस क्या होता है वो जाना, सैम्पलिंग एरर क्या होता है वो जाना, मार्जिनल एरर क्या होता है या फिर जिसे कॉन्फिडेंट एरर भी कहते हैं वो क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया। हमारा एक और क्लास बचा है जिसमें हम जानेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में कि सैम्पलिंग करने के क्या क्या मेथड होते हैं, और फिर हमारा हो जाएगा सैंपल का क्लास खत्म। तो चलिए, मैं चाहूँ तो अभी भी आपको वो मेथड वाला क्लास करा सकती हूँ, लेकिन फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा, इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियो शेयर करना मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि छोटी-छोटी वीडियोस होंगे तो आप भी मन से देखोगे, मन से पढ़ोगे। इसलिए वो जो मेथड वाला जो टॉपिक है वो मैं कल के क्लास में कराऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेरे लिए थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।